बात है 1998 की। इंडिया ने न्यूक्लियर धमाके करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता हुई पाकिस्तान को। उस समय के देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ रियाद फोन लगाते हैं, क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के सामने ये फरियाद करते हैं, क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगा अगर पाकिस्तान ने भी जवाबी न्यूक्लियर धमाके किए, क्योंकि उसके बाद आने वाले जो सेंसन है वो देश की आर्थिक अमर तो तोड़ देगा। ये बात तो तय थी। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिश्ते कितने गहरे हैं, अब इस बात से अंदाजा लगा लो कि पाकिस्तान को एटॉमिक टेस्ट के बाद सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को 50,000 बैरल तेल प्रतिदिन भेजे, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। पाकिस्तान सेंसर से बच पाया इसी तेल की वजह से। इस हफ्ते उस नवाज शरीफ के छोटे भाई और पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रियाद पहुंचते हैं। नई दिल्ली के साथ घमासान के कुछ ही महीने बाद अपने पुराने दोस्त के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नाउ अ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस हैज बीन स्टेबलाइज्ड बिटवीन द टू कंट्रीज, जिसके बाद एक मुल्क पर हमला यानी दोनों देशों पर बार माना जाएगा। वैसे तो बाकी दुनिया इसे इजराइल अटैक से सऊदी को बचाने की लेंथ से देख रही है। इट इज कंसिडर एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर अम्ब्रेला। लेकिन अगर सोचिए, अगर दोहा के बीच में इसराइल हमला कर सकता है और अमेरिका का इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद अमेरिका कतर में हमला ये होने देता है, तो भाई पूरी जो बाकी गल्फ के देश है वो अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना तो काम करेंगे। लेकिन भारत के लिए जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है ये एक नया सरदर्द बन के आया है। न्यू दिल्ली के लिए अभी एक सवाल अहम होता है कि कल मान लीजिए एक बार फिर आमने सामने आते, जब भारत और पाकिस्तान जंग के मैदान में आमने सामने खड़े हो जाते हैं, क्रिकेट पिच में नहीं बल्कि असली मैदान में, तो क्या उसका साथ सऊदी अरेबिया फिर से देगा? और अगर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का साथ देता है तो इस स्थिति में उन 25 लाख भारतीयों का क्या होगा जो आज सऊदी अरेबिया में आज की डेट में काम करते हैं? देखिए, इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढे, इस पर फोकस करें, आपको जल्दी से ये बता दूं कि ये जो डील है ये हमारे लिए इस हफ्ते मिडिल ईस्ट से एक लौती बुरी खबर नहीं है। अब ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने भारत के लिए ईरान के जवाहर पोर्ट पर जो सेंसन एक्सपेंशन था, इतने सालों से जो एक्सपेंशन चला आ रहा था, उसे अब खत्म कर दिया है। अभी तक अमेरिका ने भारत को इस पोर्ट पर सेंसन से राहत देकर रखी थी, लेकिन अब की बार ट्रम्प सरकार ने मोदी को दोस्त बुलाते हुए उसी के पीठ में खंजर घोंप दिया है। अगर ये सेंसन नहीं हटाना तो भारत का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया कंट्रीज के साथ जो ट्रेड है वो बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। मिडिल ईस्ट में भारत को बैक टू बैक झटके लगने के बाद अब ये सबको कम से कम ये पता चल गया है कि डिप्लोमेसी एक लीडर के लिए बर्थडे विशेष या अवार्ड्स या ऑनर्स या ग्रेट वेलकम पर आकर खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि पर्सनल बॉन्डिंग से आगे डिप्लोमेसी का मकसद होता है कि देश के लिए नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना। अनफॉर्चुनेटली भारत की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी अब सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की पर्सनल पीआर मशीन बनकर रह गई है, जिसका खामियाजा अब पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। सोचिए, जिस दिन व्हाट्सएप अंकल बुर्ज खलीफा पर हैप्पी बर्थडे मोदी जी वाले वीडियो फॉरवर्ड कर रहे थे, उसी दिन पड़ोसी वाले देश में पाकिस्तान लीडरशिप अपने एंटी इंडिया अलायंस को और मजबूत करता दिख रहा था। वहाँ आज बाय द वे लेजर आइस जो है वो भी आसपास नहीं दिखते हैं। पहले यूएस से बात नहीं बन पाई, फिर मिडिल ईस्ट से रिजेक्शंस मिलने लगे, चाइना एससीओ में भी वो नहीं दिखे, और अब पाकिस्तान को आइसोलेट करने में बिल्कुल नाकाम रहे हमारे जयशंकर जी। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were. तो आज के इस एपिसोड में कुछ कड़वे सच। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान सऊदी डिफेंस डील को करीब से समझने की कोशिश करेंगे। इस डील के पीछे जियोपॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्यों आगे सऊदी अरेबिया आज अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के पास जाने पर मजबूर हो गया है। भारत पर इस डील का क्या असर पड़ेगा, इंडिया सऊदी रिलेशन पर इस डील से कैसे इम्पैक्ट होगा, और फाइनली देखेंगे कि टैरिफ के बाद अब अमेरिका एक बार फिर से भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। क्यों जवाहर पोर्ट पर सेंसन इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक माना जा रहा है, और क्यों अमेरिका के बाद अब मिडिल ईस्ट भी भारत के हाथ से निकलता जा रहा है। देखिए, यह बात आज सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया था। पाकिस्तान के पास पैसे उतने थे नहीं, लेकिन फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बम अब्दुल कदीर खान ने एडवांस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी 1980-1990 में सीक्रेटली पाकिस्तान के अंदर स्मगल कराया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रेड भी किया, इलीगल ट्रेड भी किया, लीबिया जैसे, ईरान जैसे देशों के साथ। इन सब बातों का वायदा बे खान खुद मान चुके हैं, तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जिस बात की चर्चा कम होती है और वो ये है कि कैसे सऊदी पेट्रोल डॉलर्स ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इतने सालों से जिंदा रखा है। इस बात का जिक्र खुद पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जनरल फिरोज खान ने अपनी किताब हिटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तान बॉम्ब में खुद लिखा है। अमेरिका से एड और IMF से लोन की तो खूब बातें होती रहती है पाकिस्तान के संदर्भ में, लेकिन इसकी कम बात होती है। 1960 से पाकिस्तान को बेशुमार एड मिलता आया है सऊदी अरेबिया से। पाकिस्तान ने भी अपने थर्ड लार्जेस्ट सिटी का नाम बदलकर फैसलाबाद कर दिया इन ऑनर ऑफ किंग फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया, और तभी से एक एक्सपेक्टेशन भी रही है कि दोनों सुन्नी मेजोरिटी देश फाइनली एक मिलिट्री टाइप भी स्थापित करेंगे, जो कि फाइनली इस हफ्ते एक्चुअली हो गया।
जब पाकिस्तान के ऑल पावरफुल मिलिट्री चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस पैक्ट को फाइनलाइज किया, हस्ताक्षर किया सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। अभी तक इस एग्रीमेंट के सारे जो डिटेल है वो तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस पैक्ट की जो एक क्लोज है ना, वो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। और वो क्लोज ये है, एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शेल बी कंसिडर एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। यह क्लोज बहुत ही हद तक नेटो का जो आर्टिकल 5 है ना, उसकी तरह है, जहाँ अटैक ऑन वन कंट्री इज कंसिडर एन अटैक ऑन ऑल। इसीलिए इस नए पाकिस्तानी सऊदी डील को इस्लामिक नेटो की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ने भी साफ साफ कह दिया है कि बाकी अरब देशों के लिए ये जो डील है वो इस डील का हिस्सा भी बन सकते हैं। एंड आई कोट, द डोर्स आर नॉट क्लोज। तो हो सकता है कि फ्यूचर में यूएई और कतर जैसे देश भी आने वाले टाइम पे इस डील का एक हिस्सा बन जाए, जैसे जिसे सही मायने में आप ये कह सकते हो कि एक इस्लामिक या अरब वर्जन ऑफ नेटो पैदा हो सकता है। एक और चीज, जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि इस डील के बाद सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर डिटरजेंस का इस्तेमाल करेगा? क्या इस डील से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है वो सऊदी अरेबिया तक पहुंच जाएगा, कवर करेगा? वेल, अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया है। दोनों देशों के टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि इस डील के तहत एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए हर अवेलेबल कैपेबिलिटी को यूज किया जाएगा। तो जब तक कोई ऑफिशियल डिनाई नहीं आता है, ये बात तो सेफ टू अज्यूम है कि ये डील न्यूक्लियर प्रोटेक्शन को भी इम्प्लिसाइड मानता है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन भी सदियों से चला आया है। सऊदी अरेबिया उन पहले मुल्कों में से है जिसने पाकिस्तान को अगस्त 1947 की इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत रिकॉग्नाइज किया। 1951 में दोनों मुल्कों ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की, जिसे दोनों देशों के बीच में दशकों तक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मिलिट्री इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है उसकी फाउंडेशन रखी गई। इस बीच कई दशकों से पाकिस्तानी फोर्सेस कई बार सऊदी में डिप्लॉय की जा चुकी है, सऊदी आर्म्ड फोर्स को ट्रेन करने के लिए। ऑफिशियली रिकॉर्ड की माने तो 1967 में पाकिस्तान ने 8000 से ज्यादा सऊदीज को ट्रेन किया है। 1979 के ग्रेट मॉस्को सीरीज के बाद ये मिलिट्री टाइप और गहरे हो जाते हैं, जब पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस ने सऊदी ट्रूप्स के साथ मिलकर मस्जिद अल हरम में जो कंट्रोल था उसको रीस्टेबलाइज करने में उसकी मदद की। कुछ ही सालों के बाद 1982 में दोनों देशों के बीच में बायलेटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसे ट्रेनिंग, एडवाइजरी, सपोर्ट और सऊदी सोइल पर पाकिस्तानी डिप्लॉयमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया गया। इसके बाद कुछ इंटेंसेस में तो 20,000 तक पाकिस्तानी ट्रूप जो है वो सऊदी अरेबिया में स्टैंड रहे हैं। सऊदी अरेबिया आज पाकिस्तान मेड आर्म फोर्स का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टर बन चुका है। लेकिन ये जो नया डिफेंस फैक्ट है ना, ये पाकिस्तान और सऊदी के बीच में ये जो बायलेटरल रिलेशंस है उनको सिर्फ एडवांस नहीं करता है, ये कुछ अलग ही चीज है। देखिए, ये जो डील है ये एक ऐसे समय पर आती है जब मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी सिचुएशन एक्चुअली में कोलैप्स कर रहा है। समझाता हूँ कैसे। आज इजराइल मिडिल ईस्ट में जहां चाहे जब चाहे किसी को भी अटैक कर रहा है। ईरान हो गया हो, सीरिया हो गया हो, लेबान हो गया हो, कतर हो गया हो, हर जगह इजराइल जेट्स और मिसाइल्स अटैक कर पा रहे हैं। अब इन देशों की अपनी जो सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सब कुछ इग्नोर करके बस इजराइल एक बुली की तरह बिहेव कर रहा है। और वहीं अमेरिका जो सालों से नहीं बल्कि दशकों से मिडिल ईस्ट में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर माने पीस मेकर बनकर बैठा था, आज वो अमेरिका इजराइल को इन इलीगल अटैक करने दे रहा है। या तो इग्नोर कर रहा है या तो उन्हें चुपचाप सपोर्ट भी कर रहा है। यूएस का ये जो ब्लाइंड सपोर्ट टू इजराइल है ना, अब इसके पीछे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीजन है। लेकिन वजह जो भी हो और यूएस की चुप्पी की वजह जो भी हो, सच तो यही है कि मिडिल ईस्ट में आज कभी भी इजराइल अटैक कर सकता है। हमास का तो एक एक्सक्यूज, एक बहाना है। और इस रीजन में 4000 से 5000 ट्रूप स्टेशन होने के बावजूद यूएस अपने अरब एलायंस की मदद करने के लिए आगे नहीं आ पा रहा है या आना नहीं चाहता है। अब ऐसे में देशों को अपनी सिक्योरिटी के लिए इंतजाम तो खुद ही करना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली सालों से अपने देश से ज्यादा अपने पावर को प्रोटेक्ट करने का फोकस कर रही है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए यूएस तो है ही है। अब ऐसे में सऊदी और बाकी अरब किंगडम्स के बेशुमार पैसे होने के बावजूद कभी मिलिट्री पावर पर फोकस नहीं किया, या यूँ कह लीजिए कि यूएस ने उन्हें फोकस करने भी नहीं दिया और कहा हम तो हैं, आप कुछ मत करो। वहीं पाकिस्तान बाकी मुस्लिम देशों से अलग सिंगल माइंडेडली भारत को चैलेंज करने के लिए अपनी मिलिट्री पर फोकस करता आया है। भले ही देश की इकोनॉमी की हालत टाइट हो जाए, लोगों को दिक्कत झेलना पड़े, लोगों के पास खाना खाने को ना हो, लेकिन मिसाइल होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, एटॉमिक बम होना चाहिए। और ऐसे में आज पाकिस्तान को IMF लोन पर लोन दिए जा रहा है उसे बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वो इस्लामिक वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर बनकर उभरा है। सऊदी जैसे देश सालों से पाकिस्तान को पैसे और लोन देकर डिफॉल्ट से बचाते आए हैं। अब पाकिस्तान की बारी है टू रिटर्न द फेवर। सऊदी लीडर्स ने हमेशा ये माना है कि ईरान की तरह उन्हें मिसाइल और एटॉमिक पावर में इन्वेस्ट करने की जरूरत डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी ना तो ये सब वो पाकिस्तान से आराम से खरीद सकता है या लोन पर ले सकता है। 1999 में सऊदी अरेबिया के उस समय के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के यूरेनियम इंट्रीचमेंट प्लांट का दौरा करते हैं और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज जो है वो उनके देश के साथ भी शेयर किया जाए टू
ईट क्रेडिट्स। इस्लामाबाद ने ऐसे रिक्वेस्ट को बार बार टाला जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सऊदी अरेबिया का असली प्लान कुछ अलग है। ये जो इकोनॉमिकल सपोर्ट जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है ना, ये इस बात को गारंटी करता है कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को भाड़े पर ले सकता है। आज अगर ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, अगर इसराइल बेलगाम बमबारी कर रहा है, तो सऊदी अरेबिया को लंबी रेस की तैयारी करनी पड़ेगी। सऊदी अरेबिया तो अपनी लॉन्ग टर्म तैयारी कर रहा है, अब समझते हैं कि हमें क्यों तैयारी करने की दरकार है। आज भारत और देशवासियों के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि कल अगर एंटी टेरर ऑपरेशन के चलते हम दोबारा से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, युद्ध होगा, तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के तरफ हो जाएगा, उसके साथ खड़ा हो जाएगा, भारत के खिलाफ हमला कर देगा? क्योंकि दिलचस्प बात तो यह है कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया के साथ हमेशा अच्छे पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक रिलेशनशिप मेंटेन किए हैं दशकों से। इंडिया और सऊदी अरेबिया एक दूसरे को लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक दूसरे को गिनते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हमारा जो बायलैटरल ट्रेड था वो $43 बिलियन का रह चुका है, जिसमें इंडिया एक्सपोर्टर्स $12 बिलियन का रह चुका है और इम्पोर्टर्स $32 बिलियन का। इसके अलावा आज सऊदी अरेबिया में लगभग 25 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहाँ की इकोनॉमी का, वहाँ की डेली लाइफ का एक इंटीग्रल हिस्सा बन चुके हैं। जनवरी 2006 में किंग अब्दुल्ला का इंडिया विजिट दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक माना जाता है। फिर 2010 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह रियाद के दौरे पर जाते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और भी तगड़ी हो जाती है। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने भी सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए जी जान से कोशिश की है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी रियाद जाते हैं तो किंग सलमान ने उनको उनके किंगडम का सबसे बड़ा सिविलियंस ऑनर भी उससे भी सम्मानित किया। इस साल 2 अप्रैल पहलगाम अटैक के टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया में थे और उनके सऊदी होस्ट ने तुरंत इस इंसिडेंट को कंडेम किया। बाद में सऊदी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत में एक अनअनाउंस्ड ट्रिप भी की। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए तो यह बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में दशकों की काफी क्लोज पार्टनरशिप रिलेशनशिप रह चुकी है, लेकिन ये बात भी सच है कि बीते कुछ सालों में भारत सरकार ने भी सऊदी अरेबिया के साथ एक इंडिपेंडेंट बायलैटरल रिलेशनशिप भी डेवलप करने की कोशिश की है। ऐसे में फॉरेन एडवाइजर्स और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भले ही ट्रीटी में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने के कसमें वादे खाए हैं, लेकिन जब बात सच में भारत पाकिस्तान के बीच में आएगी, मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की आएगी, तो शायद सऊदी अरेबिया अपने वादों पर अमल न उतरे। भारत सरकार का यह कहना है कि भाई उसे तो पाकिस्तान और सऊदी के बीच में ये जो डिस्कशन हो रहा था, ये ट्रीटी के बारे में पहले से ही मालूम था और आज भी भारत सरकार इसके इम्प्लीकेशन को अभी स्टडी कर रही है। लेकिन जब तक हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री अपनी पढ़ाई पूरी करती है, तो हमने सोचा कि हम भी उनका थोड़ा रिपोर्ट कार्ड अभी तक का जो है वो बता दे। आज ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने के बाद एक भी बड़ा देश सामने नहीं आया है यह कहने के लिए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ है और भारत के साथ खड़े हुए हैं। टेरर को सबने कंडेम किया, लेकिन पाकिस्तान की कड़ी निंदा किसी ने भी नहीं की। उधर पाकिस्तान को पहले ही तुर्की, अजरबैजान जैसे देशों ने अनकॉवोकल समर्थन दिया और साथ ही में अब यूएस और फाइनली सऊदी अरेबिया जैसे देश उनके नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में जिस पाकिस्तान को दुनिया में नेम और शेम करके टेरर के मुद्दे पर आइसोलेट करना था, आज वही उल्टा इंटरनेशनल कमेटी में ज्यादा इंटीग्रेट हो गया है। वही भारत जो सालों से सबका पार्टनर रह चुका है, एक अच्छी क्रेडिबिलिटी रख चुका है, ऊपर से आज अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं, उसी भारत पर हमारे पोर्ट्स पर सैंक्शन लगाए जा रहा है। हमें वेमन अपने सबसे बड़े दुश्मन चाइना के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है और अफसोस की बात ही ना करे तो बेहतर होगा। पहले बांग्लादेश से दूरी और अब नेपाल के लोग भी थू थू कर एंटी इंडिया सेंटीमेंट से वहाँ अपना दिखा रहे हैं। अब ऐसे में सीधा सीधा लेजर है, इसका फेलियर नहीं है तो और क्या है मुझे तो पता नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी डिप्लोमेसी में जब आपका एक ही एम है कि सिग्मा रील बनाना है, मोदी जी की पर्सनल ब्रांडिंग करनी है और पीआर करनी है, वह नेशनल इंटरेस्ट के लिए, देश के लिए जगह कहाँ बचती है। आज दुनिया को यह पता चल चुका है कि भारत को कोई भी रियल कंसर्न देने की जरूरत नहीं है, बस मोदी जी को अवार्ड दे दो, जयशंकर साहब जी को रील बनाने को दे दो, ग्रेट वेलकम कर दो, फोटो आप करवा दो, हाउडी मीडिया टाइप का एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर दो, प्रवासी भारतीयों को थोड़ा सा एड्रेस कर दो, भारत खुश हो जाएगा। ऐसे में एक जो रियल पार्टनरशिप होता है, रियल इन्फ्लुएंस जो दिखाना होता है, उसकी जरूरत ही नहीं है।